नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग यहाँ पे जो PCS और IAS की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं, इस क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 भागों को कर लिया है। आज ये हमारा भाग नंबर 11 है और इस भाग में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 और वहीं 2025 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का हम लोग एक डिटेल विश्लेषण करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी हमारी पहुंच को सुनिश्चित हो सके। चलते हैं, देखते हैं कि आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है और कहाँ पे हम लोगों ने आखिरी बार छोड़ा था। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट जो अपने वीडियो में प्रश्न किया था वो 100 नंबर प्रश्न किया था, उसी को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में MSP कहते हैं। MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मूल्य किसकी सिफारिशों पर आधारित है? आखिर ऐसी कौन सी संस्था है जिसकी सिफारिशों के आधार पर MSP को लागू किया जाता है? अब विकल्प देख लेते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या फिर भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो इन सभी में से कौन है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो है CACP, जिसे हम लोग अगर हिंदी में देखते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहा जाता है। इसका जो आंसर सही है ये A आंसर सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP होता है, ये एक ऐसी गारंटीकृत राशि होती है जो कि किसानों की जो खेती होती है उन पे उनकी फसल को बोने के पहले निर्धारित कर दिया जाता है। अगर आप धान बो रहे हैं तो धान की MSP रेट मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो पहले से तय होगी। और जो CACP है ये लगभग टोटल 22 फसलों के लिए जारी की जाती है। कितनी फसलों के लिए? तो 22 फसलों के लिए इसे जारी किया जाता है। अब 22 फसलों की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं? तो जैसे इसमें जो खरीफ फसलें होती हैं, कल ही हम लोगों ने अपने मतलब पुराने वाले वीडियो में खरीफ फसलें और रबी फसलें इन सभी पे भी चर्चा किया था। खरीफ फसलें लगभग 14 होती हैं और वहीं रबी की बात करते हैं तो रबी की कितनी फसलें होती हैं? तो रबी की होती हैं टोटल 6 फसलें और 2 जो है वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक की कितनी होती हैं? वाणिज्यिक फसलें होती हैं टोटल 2 वाणिज्यिक फसलें होती हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि आखिर ये तो 22 फसलें हो गई। अब एक गन्ना आता है। गन्ने के लिए CACP जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये MSP न जारी करके क्या जारी करता है? FRP जारी करता है। FRP। अब FRP क्या होता है? तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं उचित और लाभकारी मूल्य। ये जो है FRP होता है। तो इस तरह से हम लगभग टोटल 23 फसलों के लिए इसका द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। गन्ने के लिए स्पेशल अलग है FRP, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों, इस वाले प्रश्न में हमें इतनी चीजें देखनी थी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया गया? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया गया है। अब ये जो 2023 हुए, किस संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसकी कौन सी सत्र चल रहा था उसमें ऐसा किया गया है? तो विकल्प देख लेते हैं। 73वां सत्र, 74वां सत्र, 75वां या फिर 76वां। तो ऐसा कौन सा है? तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जो मार्च 2021 में, कब? तो मार्च 2021 में जो सत्र था ये 75वां था। इसका जो सही आंसर है ये C आंसर सही। 75वां सत्र जो कि मार्च 2021 में आयोजित किया गया था, उसने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया। अब कद्दन वर्ष होता क्या है? तो ये उच्च पोषण वाला स्मार्ट फूड है जो जलवायु के अनुकूल, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो SDG गोल हैं, 17 SDG गोल्स हैं और उनकी प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अब जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत लगभग 50.9 मिलियन टन से अधिक जो है इसका उत्पादन करता है और एशिया का लगभग 80% है। कितना? एशिया का लगभग 80% भाग और वैश्विक उत्पादन का 20% जो है अकेले भारत करता है।
तो ये सभी लोगों को आपको याद रखना। जैसे ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 102 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब सूची 1 क्या है, सूची 2 क्या है। इसमें कृषि क्रांति दिए गए हैं, इसमें संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो इसमें आपको मिलान करना है। जैसे बात करते हैं पहले ए क्या, तो स्वर्णिम रेशा क्रांति, इसके सामने दिए गए उर्वरक, धूसर क्रांति, टमाटर, लाल क्रांति, जूट उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। तो इसका आखिर कौन सा सही होगा, अगर बात करते हैं तो कौन सा सही होगा। अब जैसे यहां से करते हैं, पहला क्या दिया गया है, स्वर्णिम रेशा क्रांति। तो स्वर्णिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है भैया, उर्वरक से संबंधित है, या फिर आपका टमाटर से संबंधित, या फिर जूट उत्पादन से संबंधित है। तो आखिर किससे संबंधित है, तो भैया ये जो स्वर्णिम रेशा क्रांति, देखिए यहाँ पे रेशा की बात की गई। अब रेशा किस में होता है, तो रेशा भैया जूट में होता है। तो यहाँ पे हम पहले का तीसरा हो जाएगा। अब मिला लेते हैं बिल्कुल, इसमें पहले का पहला दिया गया, ये कट जाएगा, पहले का तीसरा ये हो सकता है, इसमें पहले का चौथा ये भी कट जाएगा, और इसमें पहले का पहला तो ये भी कट जाएगा। आपका ये विकल्प और ए विकल्प कट जाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन अन्य चीजें भी देख रहे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक पता है, रेशा से आपने जूट का मिलान कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं जो धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति किससे संबंधित, तो धूसर क्रांति भैया उर्वरक से संबंधित है। अब वहीं लाल क्रांति की बात करते हैं, तो लाल क्रांति किससे संबंधित, तो लाल क्रांति टमाटर से संबंधित। पीली क्रांति की बात करते हैं, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आपका सही आंसर बी होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें अन्य देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 क्रांतियों को तो देखा, लेकिन किसी से संबंधित कुछ क्रांतियां अलग भी हैं, जैसे कि एक होती है नीली क्रांति। अब भाई नीली क्रांति किससे संबंधित, ये अगर आपसे पूछता है तो ये आपका संबंधित है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब अगर स्वर्णिम रेशा क्रांति, इसमें हम लोगों ने देख ही लिया है। अब जैसे इसके अलावा बात करते हैं, तो एक स्वर्णिम क्रांति होती है। तो स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी, तो स्वर्णिम क्रांति आखिर किससे संबंधित, तो ये भैया फल के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्णिम, देखिए यहाँ स्वर्णिम रेशा क्रांति है, वहीं पे स्वर्णिम क्रांति अगर से पूछता है तो ये फल उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करते हैं, जो हरित है, हरित क्रांति किससे संबंधित, ये सभी को पता है कि हरित के अंदर जो क्रांति है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो गई। अगले बात करते हैं गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति भाई किससे संबंधित है, ये संबंधित है मांस और मुर्गी पालन से, मांस और मुर्गी पालन, मांस और मुर्गी पालन से ये संबंधित है। अब जैसे आगे बात करते हैं गोल क्रांति। तो भैया गोल क्या होता है, आलू। तो गोल क्रांति संबंधित है आलू से। ये सब आपको भैया नोट्स में नोट कर लेना है, बाद में मत कहिएगा कि ये हमने आपको बताया नहीं। गोल क्रांति आलू से संबंधित हो गई। अब रजत क्रांति की बात करते हैं, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा से संबंधित है, अंडा से हो गया। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति की बात करते हैं हम, अगर श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, ये दुग्ध से संबंधित है, दूध जिसको बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन से, या डेयरी उद्योग से संबंधित है, डेयरी उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतियां थी। 4 क्रांति ये इधर दी गई हैं, बाकी ये इधर क्रांतियां दी गई, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 103 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या कौन से सही है। विकल्प मतलब जो बिंदु दिया गया, 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें विकल्पों का चयन करना है। बिंदु पहला है चावल एवं जूट भारत में तर कृषि, यहाँ पे दिया गया तर कृषि की मुख्य फसलें हैं। अगला जो सेकंड नंबर बिंदु दिया गया, सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। देखिए तो इसमें हम बात करते हैं तर खेती आखिर क्या होती है। यहाँ पे तर कृषि दिया गया ना, चावल और जूट भारत में तर कृषि, तो तर कृषि क्या होती है इसकी पहले बात करते हैं। तर कृषि होती है जहाँ पे जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं। तर कृषि कहाँ पे आई जाती, तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको जो याद रखना, जलोढ़ मृदा होनी चाहिए, जलोढ़ प्रकार की मृदा होनी चाहिए, यहाँ पे तर कृषि होती। जहाँ वार्षिक वर्षा, अगर वर्षा की बात करते हैं तो जो वार्षिक वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए,
200 सेंटीमीटर से ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। मतलब जो फसल चक्र है, फसल में कई फसलें, फसल चक्र में कई फसलें होती हैं, कई सारी फसलें, कई फसलें होती हैं। तो ये होती है हमारी तर मृदा, तर कृषि। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मृदा में इसमें पर्याप्त प्रकार की नमी मौजूद रहती, इसीलिए उसको तर बोलते हैं। मतलब ये तरी है पूरी तरह से। इस प्रकार की खेती में जैसे बात करते हैं चावल हो गया, जूट हो गया, ये सारी फसलें इसमें शामिल होती हैं। अगर स्थान की बात करते हैं तो जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मतलब ये ईस्टर्न प्रदेश जो है उन सभी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये बिंदु 1 दिया गया ये आपका सही हो जाता। अगले की बात करते हैं कि जो ये सीढ़ी नुमा कृषि है, सीढ़ी नुमा कृषि आखिर कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों। तो भैया ये सीढ़ी नुमा कृषि तो पहाड़ी क्षेत्र में होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो पानी रोकने का काम होता है वो नहीं हो पाता। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी पहाड़ी है, ये एक हमारी पहाड़ी, तो इसमें कृषि कैसे की जाती है? ऐसे छोटे छोटे हम लोग इसमें सीढ़ियों को के रूप में बना देते हैं ताकि हम इसमें पानी को रोक सकें। ये ऐसे बनाते चले जाते हैं और उसमें पानी रोका जाता है। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है ये भी सही है। अब विकल्प मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो आपका सही हो जाएगा, ये विकल्प इसका राइट हो जाएगा। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब जब भारत में बात करते हैं, जो हिमालय की जितनी भी ढलानें हैं उन सभी पे कृषिनुमा खेती की जाएगी, और तो ये भी आपको याद रखना। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 104 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर मक्के की जो खेती हो रही है उसके घटते क्रम में, मतलब उत्पादन से संबंधित ये प्रश्न है। उत्पादन अगर आप पढ़ेंगे तो उत्पादन में ये सारी चीजें आती हैं। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा दिया गया मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश और चौथा दिया गया है राजस्थान। तो इसका कौन सा ऐसा क्रम है जो कि सबसे मतलब घटते क्रम में होगा? मतलब सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होगा, इसके बाद कहाँ उत्पादित होगा, इसके बाद कहाँ उत्पादित होगा? जैसे मक्का जो है ये उत्पादन करने वाले देशों में बात करें तो भारत विश्व में चौथे देश के रूप में आता है। भारत किस स्थान पे आता है? तो भारत आता है चौथे स्थान पे। विश्व में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, मक्के के उत्पादन में चौथे स्थान पे आता है। और कहीं ना कहीं वही मतलब ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। ये चौथा स्थान कैसे है? क्षेत्रफल के हिसाब से है, क्षेत्रफल चौथा है। और वहीं अगर उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन, तो उत्पादन में आता है 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आता है। विश्व में लगभग 4% का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर जो मक्का है ये 2 मौसमों में उगाया जाता है। मक्का जो खेती होती है कब की जाती है? तो एक तो वर्षा जिसको खरीफ बोलते हैं और दूसरा शीत जिसको रबी बोलते हैं। मक्का दोनों की खेती में मतलब रबी और खरीफ दोनों टाइम पे किया, रबी और खरीफ दोनों टाइम पे इस प्रकार की खेती की जाती है। अब जैसे राज्यों के क्रम की बात करते हैं, राज्यों की क्रम की बात करते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ये मध्य प्रदेश में होता है, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो पहले नंबर पे होगा ये मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाएगा। अब इसके बाद की बात करते हैं तो इसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में लगभग जो बात करते हैं तो ये लगभग 10% है भाग, 10% भाग। वही इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में लगभग 15% है, मतलब दोनों में 15-15%। अब चौथे नंबर की बात करते हैं कि चौथे नंबर पे कौन आता है? तो चौथे नंबर पे राजस्थान आता है। चौथे नंबर पे आ जाएगा राजस्थान जो कि 9% है। इसके बाद क्या आता है? पांचवें नंबर पे आपका यूपी आ जाता है जो कि आपका 8% है। अब इसमें हमें मिलान करना, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, ये मैंने क्रम आपको बता दिया। अब जैसे कि बात करते हैं कि इसमें क्या सही होगा, तो पहले नंबर पे देखिए मध्य प्रदेश को लाना, सेकंड पॉइंट पहले नंबर पे आएगा। तो सेकंड किस में दिया गया? इसमें दिया गया है, ये हो सकता है। इसमें नहीं दिया गया, ये कट जाएगा आपका। इसमें नहीं दिया गया, ये भी कट जाएगा। ये और ये आपका बचा। हम एक कदम और आगे बढ़ाते, कर्नाटक इसमें दिया नहीं गया। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र 1 पे है, महाराष्ट्र 1 पे देख लेते हैं, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, तो दोनों हो सकते हैं।
एक कदम हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाद क्या दिया गया, राजस्थान दिया गया है। अब राजस्थान किस में दिया गया है, 4 नंबर राजस्थान है, 4 नंबर इसमें नहीं दिया गया, ये आपका कट जाएगा, आपका ए कट जाएगा, आपका जो सही होगा ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 105 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जो नाबार्ड है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। विकल्प दिया गया है 1980 में, 1982 में, 1972 में या फिर 1976 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया ये 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब नाबार्ड का काम क्या है, तो ये कहीं ना कहीं एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर ध्यान केंद्रित करता है और कृषि एवं ग्रामीण विकास दोनों के लिए वित्त को जो प्रदान करने का कार्य है ये किया जाता है ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। अब आखिर ग्रामीण विकास बैंक जो है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से वित्त प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है, ये इसका एक फैक्टर हो जाता है। अब जैसे इसके बात करते हैं कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो विकास बैंक है इसका मुख्यालय देश की जो आर्थिक राजधानी हम लोग जानते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। जो मुंबई में है वहीं पे इसका मुख्यालय है, मुख्यालय हेडक्वार्टर हो गया। अब बात करते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत हुआ था। जो अधिनियम है इससे संबंधित है, अधिनियम ये 1981 है और इसका निर्माण कब हुआ, गठन कब हुआ, तो 1982 में हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था। जो वर्ष 2004 में गठित किया गया राष्ट्रीय किसान आयोग उसका अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया। कौन था, जब सबसे पहले जो है एनसीएफ का गठन किया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग। तो जैसे कि बात करते हैं इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 18 नवंबर 2004। विकल्प दिए गए स्वप्नम कुमार दत्त, नारमन बोलाग, MS स्वामीनाथन और राजेंद्र सिंह परोदा। तो इसका जो सही आंसर है ये MS स्वामीनाथन है, इसके जो है अध्यक्ष के रूप में इसको बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं देखते हैं हम अगला कौन सा हमारा प्रश्न है। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न, इसे देखते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प दिया गया है जाफरान, चावल, गेहूं, बाजरा। वैसे दोस्तों आप सब लोगों को पता है जो करेवा संरचनाएं हैं ये कहीं ना कहीं केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में इस चीज को दिखाया गया कि वहाँ जो केसर है, केसर के उत्पादन के बारे में दिखाया गया, उसमें एक स्टोरी का वर्णन किया गया है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपका अगर बेस वहाँ से मजबूत है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन केसर की एक स्थानीय प्रजाति होती है जाफरान, जाफरान के उत्पादन के लिए इस तरह की चीजें और जो है प्रसिद्ध हैं, मतलब जो करेवा संरचनाएं हैं। अब बात करते हैं ये जो पौधा है केसर, ये सूखे हुए फूल, मतलब फूल में जो धागे जैसी संरचना होती है वो होता है केसर, मतलब उसी तरह की संरचनाएं केसर माना जाता है। और इसकी खेती जो है सिर्फ आपका मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा कश्मीर में ही शुरू की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो केसर बहुत ही महंगा और उपयोगी एक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 108 नंबर प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया या स्थित है। जो हमारा कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय की बात कर रहे हैं। विकल्प दिया गया है विशाखापट्टनम, मुंबई, हैदराबाद या फिर बैंगलोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आखिर कहाँ पे स्थित है, तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा ये है डी, बैंगलोर। जो भारतीय कॉफी बोर्ड है यह एक वैधानिक संस्था है, पहली चीज तो वैधानिक संगठन है जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 के द्वारा हुआ है। कॉफी अधिनियम है 1942 उसके द्वारा हुआ है। किसके द्वारा, तो कॉफी अधिनियम
अधिनियम 1942 के द्वारा हुआ है और यह सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मतलब कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे बात करते हैं कि काफ़ी के लिए जो अनुसंधान करना है या विस्तार करना है या विकास करना है, उन सभी के लिए ये काफ़ी बोर्ड जिम्मेदार होता है। तो आपको इसे याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। चलते हैं हम लोग देखते हैं हमने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर कर्नाटक। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है ये हरियाणा है। हरियाणा गन्ने की कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के जोन के अंतर्गत नहीं आता है, जिसको उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र, जैसे कि बात करते हैं जो जोन है इसमें कई तरह के जोनों को शामिल किया जाता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र हो गया, उपोष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र हो गया, और इस तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। अब जैसे उष्णकटिबंधीय जो गन्ना क्षेत्र है इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र 4 प्रकार के होते हैं एवं 5 तटीय क्षेत्र शामिल है, जिसमें जैसे कि उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र जो है इसमें महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी, केरल। ये आपके आते हैं उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में। अब अगर उपोष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र की बात करते हैं कौन सा, तो उपोष्णकटिबंधीय हो सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से हो सकता है आपका उपोष्णकटिबंधीय भी पूछ लिया जाए। तो उपोष्णकटिबंधीय की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा शामिल हो जाएगा, तो इसमें आपका शामिल हो जाएगा क्या, पहले तो यूपी शामिल हो जाएगा, इसके बाद शामिल हो जाएगा बिहार, हरियाणा और पंजाब। ये आपके उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना है, इसमें हरियाणा अगर उपोष्णकटिबंधीय यहाँ पे दिया गया होता तो ये आपका सही हो जाता। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला 110 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICAR की स्थापना कब की गई? विकल्प ये आपसे पूछा गया है। तो पहला दिया गया है 16 जुलाई 1929, 15 जुलाई 1936, 15 जुलाई 1921 या फिर 16 जुलाई 1942। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप जैसे बात करते हैं भारतीय कृषि संसाधन परिषद जो ICAR है, इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, 16 जुलाई 1929 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। यह कहीं ना कहीं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है और इसका जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। अगर पहले इसका नाम की बात करें 1929 में जब इसका गठन हुआ था तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में जो है जाना जाता था। अब जैसे इसके मुख्यालय की बात करते हैं, यहाँ पे मुख्यालय देख ले रहे हैं, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो दिल्ली में है। और कहीं ना कहीं यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान आदि से संबंधित जो है एक शीर्ष निकाय है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? विकल्प है भारतीय बागवानी का जनक बता रहे हैं यहाँ पे, जो बागवानी होता है उसका जनक LH बेली, KL चड्ढा, GS रंधावा या फिर MH मैरीगोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी विकल्प, MH मैरीगोड़ा जो है इसका जो है जनक माना जाता है बागवानी का।
जिसको हार्टिकल्चर के रूप में जानते हैं। अब जैसे यह कृषि की एक ऐसी शाखा है जिसमें भोजन, औषधि और ये सभी चीज़ें जो है सौंदर्य जैसे होती हैं, तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मनुष्य के सीधे उपयोग किया जाता है, उनको हम लोग इसमें उत्पादित करते हैं बागवानी में। अगर साधारण शब्दों में बागवानी का अर्थ समझें तो जो सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, फूल होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, सजावटी जो सामग्री होती हैं या विदेशी जो पौधे होते हैं, उनको उत्पादन बिक्री किया जाता है बागवानी के अंतर्गत। अब जो हार्टिकल्चर शब्द है, ये कहीं ना कहीं मतलब जो इसकी इंग्लिश है हॉर्टिकल्चर, HORTICULTUR, हॉर्टिकल्चर। अब हार्टिकल्चर को कहीं ना कहीं ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है उद्यान। उद्यान और कल्चर का अर्थ होता है खेती। उद्यान मतलब ऐसी खेती जो किया जाता है। इसको HL जो मैरीगोडा है, इनको इनका जनक माना जाता है। अब वहीं HL बेली की बात करते हैं तो ये कहाँ, इसको अमेरिका में इनका जनक माना जाता है। कहाँ, तो अमेरिका में। अगर अमेरिका में पूछें तो HL बेली अमेरिका के बागवानी के जनक माना जाता है और इनको भारतीय माना जाता है। तो इसीलिए आपको इस तरह से चीज़ें याद रखना है। अब जैसे इसमें वो कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पोमालोजी हो जाता है, फल और अखरोट की फसल की खेती की जाती, और इसी तरह से जैसे कि अन्य चीज़ें संबंधित होती हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 112 नंबर प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है। विकल्प दिया गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों के अनुसार आपको सही टिक करना है और इसमें बताना है कि आपको जो है कौन सा घटते क्रम है। अब जैसे कि बात करते हैं कि एक अभी हाल ही में जनगणना हुई थी जिसको 20वीं पशु जनगणना बोलते हैं। 20वीं पशु जनगणना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 2019 में। अब 2019 में बात करें तो लगभग अगर जो मवेशी होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, इनकी कुल संख्या जो पशुधन है ये कितना है, 43.5%। इसे आपको याद रखना कि कितना है टोटल, तो ये आपका टोटल इतना हो जाता है। अब जैसे सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे पाई जाती है, आखिर इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है ये कहाँ पाई जाती है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है ये यूपी आपका आ जाता है। और इसके बाद की बात करते हैं तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है तो इसमें राजस्थान आता है, राजस्थान आ जाता है। इसके आगे की बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है बिहार आपका। और चौथे नंबर की बात करते हैं तो कहूँ ना, चौथे नंबर पे आपका MP आ जाता है। तो इसमें आपको एक तरह से मैनेज करना, तो पहले नंबर पे आपका सेकंड आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट आ रहा तो ये आपका कट जाएगा, इसमें सेकंड आ रहा है ये हो सकता है, इसमें फर्स्ट आ रहा है ये भी कट जाएगा, इसमें सेकंड आ रहा है ये हो सकता है आपका। अब अगला चलते हैं, सेकंड नंबर पे राजस्थान दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें फर्स्ट आना चाहिए, तो फर्स्ट किस में दिया गया है आपको बताना है। देखिए इसमें सेकंड दिया गया है, ये तो पहले से कटा हुआ, इसमें थर्ड दे दिया है तो ये भी आपका कट जाएगा। अब आपका एकमात्र विकल्प बी बचता है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्योंकि आपका इसके बाद राजस्थान हो जाएगा, इसके बाद थर्ड नंबर पे बिहार हो जाएगा, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपका मैंने एक क्रम यहाँ पे बता दिया, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला 113 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां कर्क रेखा गुजरती है। क्या कर्क रेखा गुजरती है, विकल्प है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। तो 113 नंबर प्रश्न बताइए कि आखिर वह पूर्वी राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आखिर कर्क रेखा क्या है, पहली चीज तो ये, तो जो 23.5 अंश की रेखा है, 23.5 अंश, तो इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में अन्य चीजें बताइए आप। कहीं ना कहीं जो भारत राज्य है, इस भारत राज्य के बिल्कुल मध्य से होकर यह रेखा गुजरती है। लगभग आधा भाग कहीं ना कहीं कर्क रेखा के दक्षिण में है और आधा भाग जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। अब इसमें पूछा गया है राज्यों की, तो आखिर
इसमें पूर्वी राज्य पूछा गया, तो हम यहाँ पे एक बार सारे राज्य देख ले रहे हैं। तो टोटल जो 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कभी भी आपको उठा के पूछ लेगा तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब जैसे इसको हम लोग सेट करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब ऐसे सेट करेंगे, जो हमारा पश्चिमी भाग है वहां से, मतलब ये पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले पे बात कर लेते हैं। टोटल हमें 8 राज्यों को देखना है। पहला जो हमारा राज्य है ये क्या है, तो ये गुजरात होता है, गुजरात हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है राजस्थान, दूसरा राजस्थान हो गया। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा हमारा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा क्या है, तो चौथा हमारा छत्तीसगढ़ है, चौथा हमारा छत्तीसगढ़ हो जाता है। और पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा क्या है, तो पांचवा हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। इसके बाद हमारा जो छठा है ये क्या होता है, ये त्रिपुरा हो जाएगा, छठा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा आपका, सातवां आपका क्या हो जाएगा, तो सातवां आपका मिजोरम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं और यहाँ पे 7 हो रहे हैं, एक कोई राज्य और हो जाएगा। जैसे कि पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका एक आता है झारखंड। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद आपको जो चौथा है, मतलब पांचवा जो है, ये क्या आपका हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झारखंड। और ये आपका छठा हो जाएगा, ये आपका सातवां हो जाएगा, और आप ये आपका आठवां हो जाएगा। तो इस तरह से ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरता है। तो अंतिम की बात करता है तो अंतिम पूरब में कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। तो इसमें मिजोरम कहाँ दिया गया, डी विकल्प इसमें दिया गया, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन ये 8 राज्य आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब जैसे भारत की मानक समय रेखा की बात करते हैं तो ये 82.5 अंश है। कितनी, तो 82.5 अंश है। और ये कहीं ना कहीं मानक रेखा है जो कि कहते हैं इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये मानक समय रेखा है, मानक समय हो जाता है। तो इस प्रश्न को हमने देख लिया अच्छे से। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला 104 नंबर प्रश्न है, आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 बिंदु दिए गए, उन 2 बिंदुओं के आधार पर हमें अपने इसमें विकल्प का चयन करना। विकल्प मतलब बिंदु क्या है, पहला है ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। दूसरा बिंदु, इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस के से लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं तो देखिए, पहली चीज जो आर्कियन चट्टानें होती हैं, आर्कियन चट्टानों की अगर हम बात करें तो इस चट्टान जो प्रणाली होती है इसमें उच्च कार्बोनिफेरस, क्या, तो उच्च कार्बोनिफेरस ये चीजें पाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं नवीनतम चट्टानें भी शामिल होती हैं। तो आपका जो सेकंड विकल्प है ये सही हो जाता है। और ये चट्टानें पाई कहाँ जाती हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत और कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। तो ये भी आपका सही हो जाता है। तो इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा ये ए और दोनों जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। तब सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ए और दोनों। अब जिसमें ये चट्टानों की जो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं उप प्रणालियाँ भी हैं, जैसे कि गोंडवाना प्रणाली होती है, दक्कन ट्रैप होते हैं, तृतीयक प्रणाली होती है, ये सभी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कभी। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला 115 नंबर प्रश्न है, पूगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विकल्प है आपका लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। 4 विकल्प आपको दिए हैं, चारों विकल्प में से आपको एक का सही चयन करना है। तो इसका कहें जो सही आंसर है ये लद्दाख। पूगा घाटी जो है ये लद्दाख के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भूतापीय घाटी है। कैसी घाटी है, तो भूतापीय घाटी है।
भूतापीय घाटी है। इसे साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो इसे साल्ट लेक, साल्ट लेक मतलब लेक का अर्थ ये होता है घाटी, तो साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो वहीं पे एक है चांग थांग घाटी। कौन सी? चांग थांग घाटी, चांग थांग घाटी, ये इससे घिरी हुई है। जो पूगा घाटी है ये इसी से घिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसे आपको याद रखना है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है। हमारा अगला 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? विकल्प आपका है कोंकण तट, उत्कल तट, आंध्र तट या फिर कोरोमंडल तट। तो पूछा गया पूर्वी तट पर स्थित है, कौन सा तट ऐसा है जो पूर्वी तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो पूर्वी तट की बात करें, जैसे भारत का जो मैप है, जो आप भारत का मैप बनाएंगे तो जो भारत का ये क्षेत्र है ये आपका कौन सा? ये पश्चिमी तट हो जाता है, ये हो जाता है आपका पूर्वी तट। तो यहाँ पे आपको बताना जो पूर्वी तट हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब जैसे इसमें बात दिया गया कोंकण तट, तो कोंकण तट आखिर कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका ये पश्चिमी तट पे पाया जाता है। जो कोंकण तट है ये आपका यहाँ पे पाया जाता है, कोंकण कोंकण तट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ए जिसमें भी दिया गया वो आपका कट जाएगा, इसमें ए नहीं दिया गया तो ये आपका हो सकता है, इसमें दिया गया तो ये आपका कट जाएगा, इसमें नहीं दिया गया ये हो सकता है, इसमें दिया गया ये भी कट जाएगा। दो विकल्प आपके कट जाते हैं। अब बात करते हैं अगले की, तो 2 नंबर जो बिंदु उत्कल तट, तो ये उत्कल तट कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका यहाँ पे पाया जाता है, उत्कल तट, उत्कल तट हो जाता है। ये पूर्वी में आ गया क्योंकि ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो उत्कल तट 2 आपका होना चाहिए। 2 इसमें दिया गया है, ये हो सकता है, ये तो ये 2 पहले से कटे, इसमें नहीं दिया गया तो ये आपका कट जाएगा। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन हम अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं। उत्कल तट हो गया। अब आंध्र तट की बात करते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के पास में यहाँ आंध्र तट पाया जाता है, ये आंध्र तट हो गया। तो आपका तीसरा जो दिया गया ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब चौथे की बात करते हैं कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका ये जो पूरा हिस्सा होता है ये कोरोमंडल तट का होता है, कोरोमंडल तट आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका चौथा ए विकल्प सही हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं, तो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले कोरन तट होता है, इसके बाद आपका मालाबार तट होता है, और यहाँ पे आपका कोरोमंडल तट होता है, और यहीं पे कहीं ना कहीं जो अन्य चीज़ें हैं, आंध्रा तट की बात करते हैं, उत्कल तट की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें ऐसे क्रम से ही पाई जाती हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, इसे देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या है? ए, ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका जो कारण दिया गया है, इसकी अधिकांश सहायक नदियां जो है ये बड़ी हैं और कहीं ना कहीं अपने जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं, ये इसका कारण है। तो क्या ऐसा है? देखते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अगर तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में पहली चीज तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम की बात करते हैं, क्योंकि आधी चीजें तो वहीं से क्लियर हो जाएंगी। उद्गम की बात करते हैं तो ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है जो कि हिमालय से आता है, और ये कैलाश पर्वतमाला से होते हुए, मतलब ये ग्लेशियर पर्वत कहीं ना कहीं चीन के हिस्से को सिंचित करते हुए तिब्बत वगैरह घूमते हुए ये जो अरुणाचल प्रदेश वहाँ से हमारे भारत में जो है नामचा बरवा मोड़ से हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो कहीं ना कहीं इसके सहायक नदियों की बात करते हैं, तो बाएं तरफ से अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें बूढ़ी, दिहांग हो गई, धनश्री हो गई, कलंग नदी हो गई। जो कहीं ना कहीं दाहिनी तरफ से बात करते हैं तो सुबनश्री हो गई, कामेंग हो गई, मानस हो गई या संकोच हो गई, ये सभी नदियाँ होती हैं। अब जैसे बात करते हैं तीस्ता नदी जो कि इसमें मिलती है, वही जमुना नदी भी मिलती है। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र जो बाढ़ है ये ज़्यादा होता है, और कहीं इसमें जो गंगा भी मिलती है, और ये सभी नदियाँ क्या होती हैं,
जल ग्रहण जो क्षेत्र है इनका ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो इसमें जल अधिक मात्रा में हो जाता है। जैसे जो यहाँ पे वो कह रहा कि भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में छठ लाती है, तो ये बात सत्य है और ये इसका व्याख्या भी करता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर होगा, एक कथन सही है, मतलब दोनों कथन सही है और साथ में व्याख्या भी करता है। तो देख लेते हैं कि इसका कौन सा विकल्प दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आर सही है किंतु ए सही व्याख्या नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत। सही व्याख्या करता है आपका डी विकल्प इसका सही होगा, मतलब ये व्याख्या भी करता है और कहीं ना कहीं दोनों सत्य भी हैं, तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? घग्घर है, लूनी है, गोमती है या फिर सोन है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ए और दो, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4 या 3 और 4। तो इसमें पूछा गया है। अब 118 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही है, क्या कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो कौन कौन सी है ये आपको बताना है। अब जैसे अंतर्देशीय जो जल निकासी प्रणाली है, इसका बात करते हैं कि जो नदियां कहीं ना कहीं समुद्र तक स्वयं नहीं पहुंच पाती, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, रास्ते में ही विलुप्त हो जाएं, उनको कहते हैं। जैसे कि लद्दाख और राजस्थान के कुछ हिस्से में इस तरह की कहीं ना कहीं नदियां पाई जाती हैं, और वो नदियां हैं कौन कौन सी, इसकी बात करते हैं। तो इनमें जैसे कि शामिल होती हैं कौन सी, एक तो लूनी नदी शामिल होती है, घग्घर। और लूनी नदी की बात करते हैं तो लूनी नदी जो है आपका कहाँ पे, ये अरावली पर्वतमाला से निकलती। कहाँ से? अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कहीं ना कहीं कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती। और वहीं पे एक जैसे नदी आपकी ये दी गई घग्घर नदी की बात कर रहा, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा और राजस्थान में बहती हो, राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। ये कहाँ गायब होती है? तो राजस्थान में लुप्त होती है। अब जैसे गोमती की बात करते हैं तो गोमती तो जाके जो है जो गोमती नदी होती है, गोमती नदी तो इसमें संगंगा की सहायक नदी होती है। तो कहीं ना कहीं गोमती और सोन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा में जाकर मिलती हैं। तो आपका जो सही आंसर ये दो आपका गलत हो जाएगा। ए और दो ऐसी नदियां हैं जो अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए और 2 सही है। चलते हैं हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? भारत के सबसे लंबे बांध की बात कर रहा है। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बी आंसर सही होगा। हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है भारत का, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो ये हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा की महानदी पे बना है। जो ओडिशा है, ओडिशा में महानदी के बांध पर बना है। महानदी पे बना हुआ है। अब जैसे बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की, तो ये भारत के मतलब गुजरात पर नर्मदा नदी पे बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? तो ये गुजरात की नर्मदा नदी। ये कहीं ना कहीं इसमें अगर एक चीज और है, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो इसे भी आपको याद रखना। अब कहते हैं भाखड़ा नागल बांध की बात अगर करें तो ये सतलज नदी पे है। कहाँ पे? सतलज नदी पे बात है। इसको कंक्रीट ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। अब आपका जो है इसे आपको इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारे अगला प्रश्न। इसका सही विकल्प हीराकुंड बांध है। चलते हैं हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला 120 नंबर प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? यह एक गर्म जलधारा है जो कि पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है।
यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड क्या है? ए और दो दोनों सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 का क्या सही होगा? तो भैया देखिए, ये जो अल नीनो है ये एक मौसमी घटना है और ये प्रशांत महासागर में पहली चीज होती है। कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो पेरू तट है वहीं पे होती है और ये एक गर्म जल धारा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ए विकल्प है, ए बिंदु है, ये आपका सही हो जाता है। और बात करते हैं जैसे कि ये जो मानसूनी गतिविधियां होती हैं कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं, तो आपका दूसरा भी सही हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए विकल्प। ए और दो दोनों सही हैं। अगर बात करते हैं ये जो अल नीनो है ये प्रत्येक 3 वर्ष पे घटित होती है घटना, प्रत्येक 3 वर्ष। तो आपको इन चीजों को याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? विकल्प है आपके जनक चट्टान, तापमान, तल रूप या फिर समय। तो कौन सी चीजें जो मृदा के को प्रभावित करती हैं? विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं, कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों वैसे इसमें मृदा को प्रभावित करने वाले कारण सभी हैं, तो इसमें जो डी विकल्प दिया गया उपयुक्त तो सभी यही है। कहीं ना कहीं इसमें सभी चीजें एक रूप से प्रभावित करती हैं। चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला 122 नंबर प्रश्न है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब सही नहीं है? इसमें उच्च उर्वरता है और जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती हैं। काली मृदा की बात कर रहा है। या लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है। यह कपास, गेहूं, तिलहन, सब्जियों एवं खट्टे फलों की खेती का समर्थन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 122 का ये क्या हो जाएगा, मतलब जो गलत है क्या? जैसे कि इसमें उच्च उर्वरता जो कि बिना उर्वरता की कई फसलों का समर्थन करती है, ये बात सत्य है, ये फैक्ट के रूप में सही। या लंबे समय तक नमी को भी बनाए रखता है, ये भी सही है आपका। अब बात कर रहा है इसमें क्या है कि इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना पत्थर, पोटास और की कमी होती है, इसमें यही बात कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके हिसाब से देखा जाए, गठन की बात करें तो इसमें क्या होगा? तो इसमें भी ये देखिए, इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम और चूना या पोटास और कहीं ना कहीं लोहा और जो है ये सब ज़्यादा होता है। यहाँ पे कमी की बात करें तो कमी नहीं, इसमें भरपूर एक तरह से कह सकते हैं, भरपूर होता है। अब अगर कमी की बात करते हैं तो कमी किसकी होती? तो कमी होती है इसमें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है एवं कार्बन यौगिक की कमी होती है, कार्बन यौगिक इनकी कमी होती है। तो फैक्ट के रूप में ये गलत है, इसमें उल्टा दिया गया है और आपका इसके सही हो जाएगा। यह कपास, गेहूं, तिलहन, सब्जियों एवं खट्टे फलों की खेती का समर्थन करता है, तो ये भी आपका सही है। काली मिट्टी इन सब के जैसे गेहूं, ज्वार, अलसी, सूरजमुखी तेल, इन सब जो है चीज़ें अगर बोई जाती है तो बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही होगा। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? विकल्प है भूमि क्षरण, बाढ़ में वृद्धि, सूखा और शुष्कता या फिर खनन। तो 123 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये खनन, जो मृदा निम्नीकरण है ये खनन, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं है। बात करते हैं बाकी अन्य चीज़ें, जैसे कि मृदा क्षरण के प्रभाव की बात करते हैं तो जो भूमि क्षरण है ये मृदा की गुणवत्ता जो है उसके गिरावट का एक मुख्य कारण है। अब जैसे इसमें कहीं ना कहीं बात करें तो जो कम रकबे हैं उनका भी एक होता है और कहीं ना कहीं भूमि क्षरण होता है, बाढ़ में वृद्धि होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। खनन बस इससे संबंधित नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा दोस्तों अगला 124 नंबर प्रश्न है, टुड्रा
टुड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिंदु दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। तो ये आपके दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको टिक करना है कि आखिर कौन सा है। जैसे कि बात करते हैं, जो टुड्रा क्षेत्र होते हैं और टुड्रा क्षेत्र नाइट्रोजन और फास्फोरस कहीं ना कहीं इसमें प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में होती है। और मृदा में बड़ी मात्रा में बायोमास या विघटित बायोमास भी होता है, जिसे परमाफ्रॉस्ट या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छा कार्बन सिंक भी होता है। आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, मतलब ए और दो दोनों सही हैं। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही हैं। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन हैं? तो आखिर कौन से वन हैं जो सामान्य रूप से भारत में पाए जाते हैं? तो इसमें दिया गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अल्पाइन वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या टैगा वन। तो इसका जो सही आंसर ये ए विकल्प सही, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो भारत में एक सामान्य रूप से सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जैसे बात करते हैं इन तरह की वर्षा में, मतलब इन तरह के वनों में कितनी वर्षा की जरूरत होती है? तो 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये विकल्प सही हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न था जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग जो है अब अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर हमारे लिए और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे वही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही में अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है GS स्टडी 387, जो कि हमारे आपका डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। वहीं ये आपका यूजर नेम दिया गया है और ये आपका यूजर नेम है 387 और 38 जो है चैनल है। आप इसे सर्च करिए और ज्वाइन कीजिए और हमें वहाँ पे आप बताइए कि आपके क्या फीडबैक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।